हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी हमने स्टार्ट कर दी है। देन इसका पहला चैप्टर हमने आधा अधूरा कंप्लीट किया है, उसकी 2 कक्षाएं देख ली है हमने। आज इसकी तीसरी कक्षा है। देन हमने पिछली कक्षा में, पहली कक्षा में हमने सिलेबस के बारे में देखा था कि 11th का सिलेबस क्या क्या होता है और हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने लास्ट की जो 5th यूनिट है वो पूरी कंप्लीट कर चुकी है। हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं उस पूरी यूनिट को, जिसमें क्या था, ह्यूमन फिजियोलॉजी। हमने सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट किया है। देन उसके बाद रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ब्लड एंड सर्कुलेशन। उसके बाद फिर हमने एक्सक्रेटरी सिस्टम किया, फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट किया। देन उसके बाद हमने नर्वस सिस्टम किया। उसके बाद हमने एंडोक्राइन सिस्टम की सिर्फ एक क्लास ली है। देन एग्जाम होते होते हमारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो लास्ट वाला चैप्टर है हमारा, एंडोक्राइन सिस्टम। इस तरीके से हमारी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट लगभग हो चुकी है। हमने क्लास 11th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पिछली 2 कक्षाओं में देखा था। पहले हमने देखा था कि जीवित क्या है, जीवित जीव की विशेषताएं क्या है, ये देख ली थी हमने। क्या क्या होती है इनकी विशेषताएं, वृद्धि, प्रजनन, उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, ये हो गई थी हमारे जीवों की विशेषताएं। देन उसके बाद फिर जीवों की विविधता देखी थी हमने कि जीवों की विविधता कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, पृथ्वी पर अनुमानित प्रजातियां कितनी होती है, ये सब हमने देखा था। इसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आज नए तरीके से क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो ठीक है। तो आइए बिना कुछ देरी के हम इस चैप्टर को एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। तो देखते हैं कि पहला चैप्टर क्या है हमारा, द लिविंग वर्ल्ड यानी कि जीव जगत। पहला चैप्टर क्या है हमारा, जीव जगत। जीव जगत, इसमें हमने क्या देखा था कि जीव क्या है, जीवित क्या है। तो जीवित क्या है कि जीव वे होते हैं जो स्वप्रतिगति, विकास, इन सब में सहायता करते हैं। सेकंड, थोड़ा बिजली का इश्यू है, लेकिन कोई बात नहीं। पहला चैप्टर क्या है हमारा, जीव जगत। जीव जगत में देखा था हमने जीवित जीव की विशेषताएं, यानी कि जीवित जीव की विशेषताएं। जो जीवित जीव की विशेषताएं होती है वही क्या दी है हमने, जीव की परिभाषा। पहला क्या है इसमें, वृद्धि। वृद्धि जीवित जीव की विशेषताएं हैं। पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं, जंतु वृद्धि करते हैं, लेकिन क्रिस्टल भी वृद्धि करते हैं, पर्वत पठार ये भी वृद्धि करते हैं, लेकिन वो जीवित में नहीं आते हैं। जीवित में कौन आते हैं, पेड़ पौधे, क्योंकि ये वृद्धि करते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु। जीव जंतु, जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, विषाणु यानी कि वायरस, वायरस ये वृद्धि करते हैं। आई एम सॉरी। तो वृद्धि में कौन कौन आते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जीवाणु और विषाणु यानी कि बैक्टीरिया और वायरस, ये क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। बैक्टीरिया भी वृद्धि करते हैं और वायरस भी वृद्धि करते हैं, लेकिन क्रिस्टल वृद्धि करते हैं लेकिन जीवित जीव में नहीं आते हैं। यहां पे लिख देंगे एग्जाम्पल। क्रिस्टल जो होते हैं ये क्रिस्टल वृद्धि करते हैं, क्रिस्टल वृद्धि करते हैं लेकिन जीवित जीव में नहीं आते हैं, ठीक है। ये जीवित जीव में नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ाया है कि
हिमालय का निर्माण कैसे हुआ उसको थोड़ा सा देखा था हमने क्लास 7th के एनसीईआरटी में, कि हमारी बदलती पृथ्वी के चैप्टर में, ठीक है। जो भी जियोग्राफी से रिलेटेड हो उनको पता होगा। ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। धीरे धीरे इंडियन प्लेट जो है वो भारी है, यूरेशियन प्लेट हल्की है। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंदर धंसती जा रही है। इसका जो मलबा है वो सारा का सारा मलबा ऊपर की ओर उठ रहा है और पर्वत का निर्माण कर रहा है। पहले ऐसा था पर्वत, धीरे धीरे इंडियन प्लेट का धंसाव होता गया, क्योंकि इंडियन प्लेट जो है वो गति कर रही है अभी भी, और यूरेशियन प्लेट के अंदर धंसती जा रही है, और हिमालय पर्वत की लंबाई जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। अब जब ऐसा था और ऐसा हो गया, पहले मान लो ऐसा था, इसके ऊपर ये और मलबा जमा हो गया। अब यहाँ पर क्रिस्टल बढ़े तो क्रिस्टल में वृद्धि हुई, पर्वत का निर्माण हुआ, पर्वत का आकार भी बढ़ा, इसकी ऊंचाई बढ़ी, इसकी चौड़ाई बढ़ी। देन इसमें जो क्रिस्टल है उनमें भी वृद्धि हुई, देन इसका आकार भी बड़ा हो गया, इसकी ऊंचाई भी बड़ी हो गई, एंड देन इसकी चौड़ाई भी अधिक हो गई। तो क्रिस्टल वृद्धि तो करते हैं लेकिन ये जीवित जीव में नहीं आते हैं। वैसे ही जब चट्टाने होती है, जब आग्नेय चट्टाने जो होती है, क्रिस्टल की बात कर रहे हैं अपन, है ना। जब आग्नेय चट्टाने ठंडा होकर जब मलबा बनता है तो वो कौन सी चट्टाने बन जाती है, अवसादी चट्टाने बन जाती है, और वही अवसाद धीरे 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 चट्टानों का निर्माण फिर से ले लेता है। तो क्रिस्टल बढ़ते हैं लेकिन जीवित जीव में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पहली विशेषता, जीव की वृद्धि, ठीक है। क्रिस्टल बढ़ते तो है लेकिन वृद्धि तो करते हैं लेकिन जीवित नहीं होते हैं। दूसरा आ गया प्रजनन। प्रजनन भी दो प्रकार का होता है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। पहला हो गया अलैंगिक प्रजनन, जिसमें जनन करने के लिए एक ही जीव की आवश्यकता होती है। ये जनन के लिए एक ही जीव आवश्यक पर्याप्त होता है, जनन के लिए एक ही जीव की आवश्यकता होती है, ठीक है। और लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, उदाहरण के लिए अमीबा। अलैंगिक प्रजनन, कुछ पौधे होते हैं अलैंगिक प्रजनन में, ठीक है। और लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, प्रजनन भी दो प्रकार का होता है, हमने विस्तार से देख लिया है अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। इसमें जनन के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है, ये दो जीवों की जरूरत या आवश्यकता होती है, ठीक है। ये हो गया लैंगिक प्रजनन। लेकिन वायरस में भी प्रजनन होता है, ठीक है। वायरस में प्रजनन कैसे होता है, वायरस की एक माइलिन कोशिका होती है, माइलिन कोशिका में प्रजनन नहीं होता है, ठीक है। बैक्टीरिया और वायरस में प्रजनन होता है, लेकिन माइलिन कोशिका जो होती है वायरस के, उसमें प्रजनन नहीं होता है। अब लैंगिक प्रजनन में और क्या होता है, खच्चर देखा होगा, गधे और घोड़े से मिलकर खच्चर का निर्माण होता है, गधे प्लस घोड़े से मिलकर खच्चर बनता है। लेकिन ये जो खच्चर होता है ये नपुंसक होता है, ये क्या होता है, नपुंसक होता है, यानी कि जनन के लिए अपर्याप्त होता है, ये जनन नहीं कर पाता है। ठीक है। वृद्धि में क्या हुआ कि क्रिस्टल जो होते हैं वो वृद्धि तो कर पाते हैं लेकिन जीवित जीव नहीं होते हैं। फिर आई थी प्रजनन। प्रजनन में दो प्रकार के प्रजनन होते हैं, लैंगिक प्रजनन जिसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है जनन करने के लिए, अपने ही समान
संतति उत्पन्न करने के लिए। देन उसके बाद अलैंगिक जनन में एक ही जीव से संतति की उत्पत्ति हो जाती है। जनन करने के लिए एक ही जीव की आवश्यकता होती है, लेकिन बैक्टीरिया की जो माइलिन कोशिका होती है उसमें प्रजनन नहीं होता है। देन गधे और घोड़े से मिलकर जब गधे और घोड़े का संकरण कराया जाता है तो एक नई प्रजाति यानी कि नए जीव का निर्माण होता है जिसे खच्चर कहते हैं, लेकिन वो अगली पीढ़ी के लिए जनन योग्य नहीं होता है। तो प्रजनन की जो परिभाषा होती है ये विशेषता नहीं दर्शाती है जीवित जीव की। ठीक है, एक स्पेशल सबसे यानी कि जो सबसे स्पेशल परिभाषा होती है वो प्रजनन भी नहीं कहलाता है। आगे कौन सी होती है देखते हैं। आगे कौन सी होती है? पहली तो हो गई वृद्धि, दूसरी हो गई प्रजनन, तीसरा हो गया उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। उपापचय क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन होते हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो सब क्या होती है? उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म अभिक्रिया। ठीक है, मेटाबॉलिज्म यानी कि सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शरीर में होने वाली, जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया हमारे बॉडी में होती है, हार्मोन से लेकर एंजाइम तक जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इनसे भी केमिकल रिएक्शन जनरेट होते हैं। जितने भी हार्मोन से रिएक्शन होते हैं, जितने भी एंजाइम से केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होती है जीवित जीव की विशेषता? चेतना, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। ठीक है, अगर चेतना होती है तो वो जीवित जीव की सबसे विशेष स्पेशल परिभाषा यानी कि जीवित जीव की सबसे अच्छी विशेषता जो मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, यानी कि किसी भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया देना क्या होती है? हमारी चेतना होती है, हमारे खुद के विचार होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस या चेतना। ठीक है, तो ये हो गई हमारे जीवित जीव की सबसे अच्छी विशेषता। ठीक है, जीवों की सबसे अच्छी विशेषता या फिर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? जीवों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? चेतना। ठीक है, यानी कि अपने विचार और अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही क्या होती है? चेतना। ये जीवित की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो जाती है। फिर हमने देखा था जीवों की विविधता। पहला तो हो गया जीवित जीव की विशेषताएं, फिर हमने देखा था जीवों की विविधता। ये हम रिवीजन कर रहे हैं पिछली 2 कक्षाओं का कि हमने क्या क्या पढ़ा है। जीवों की विशेषता में क्या देखा है हमने? ये हो गई हमारी जीवों की विशेषताएं, सॉरी विविधता। पहले जीवों की विशेषताएं देख ली, अब हम देखेंगे जीवों की विविधता। जीवों की विविधता, जीवों की विविधता में क्या है? पृथ्वी पर जो अनुमानित प्रजातियां हैं पौधे और जंतुओं की, ये हमने देख लिया था। पृथ्वी पर अनुमानित यानी कि पृथ्वी पर हमने अनुमान लगाया है कि पूरी पृथ्वी पर ओवरऑल कितनी सारी स्पीसीज मिलती है, कितनी मिलती है, कितनी सारी प्रजातियां मिलती है? तो 7 से 8 मिलियन। ठीक है, ये हमने अनुमान लगाया है, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा ज्ञात प्रजातियां देखते हैं।
ये वैज्ञानिकों पर ज्ञात प्रजातियां कितनी मिलती है? पूरी पृथ्वी पर तो 7 से 8 मिलियन या फिर 7.8 मिलियन, 8.7 मिलियन, इनसे भी अधिक होती है। लगभग 87 लाख प्रजातियां, हमने अनुमान लगाया है कि इतनी प्रजातियां पूरी पृथ्वी पर मिलती है। किनकी? जीवित जीवों की। जीवित जीवों में जंतु भी आ गए, पौधे भी आ गए, शैवाल भी आ गई, बैक्टीरिया भी आ गए, विषाणु भी आ गए, यानी कि वायरस भी आ गए। ठीक है, ये अनुमान लगाया हमने 87 लाख का। अब देखते हैं वैज्ञानिकों पर ज्ञात प्रजातियां कितनी है। तो हमने 17 लाख से 18 लाख, यानी कि 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक वैज्ञानिकों ने खोज लिया कि इतनी प्रजातियां मिलती है। ठीक है, आया इतना समझ में कि जीवों की विविधता में क्यों होती है इतनी विविधता? क्योंकि 87 लाख पूरी पृथ्वी पर अनुमान लगाया है कि इतनी प्रजातियां पाई जाती है। इसका छोटा आंकड़ा बना दिया मिलियन में, 7 से 8 मिलियन, लेकिन एग्जैक्ट यदि आंकड़ा यदि अनुमानित लगाया है तो वो है 87 लाख, यानी कि 8.7 मिलियन। ठीक है, और वैज्ञानिकों ने अभी तक खोज की है, कितनी की है? केवल 17 से 18 लाख, यानी कि 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया है कि हाँ इतनी प्रजातियां हमने ज्ञात कर चुके हैं। आई इतनी बात समझ में? फिर भारत एक मेगा विविधता वाला देश है। भारत मेगा विविधता वाला देश है। क्यों है मेगा विविधता वाला देश? भारत मेगा विविधता वाला देश है। क्यों है? क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है वो भी बड़ा है। देन उसके बाद भारत में जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी ज्यादा मिलती है, यानी कि भारत में जंतुओं की प्रजातियां भी ज्यादा पाई जाती है और भारत में पौधों की प्रजातियां भी ज्यादा पाई जाती है। हमने इतना देखा था। इस विविधता को समझने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें टेक्सोनोमी एंड सिस्टेमेटिक की। ठीक है, ये जो जितनी विविधता होती है इसको समझने के लिए हमें मिटाना पड़ेगा। आवश्यकता किसकी होती है? टेक्सोनोमी की। टेक्सोनोमी क्या होती है? जिसमें आइडेंटिफिकेशन हो, नोमेनक्लेचर हो एंड क्लासिफिकेशन हो। ठीक है, यानी कि ये बच्चा किसका है ये पहचान भी होनी चाहिए। फिर उसका नाम क्या है पता तो चल गया कि हाँ बच्चे का जन्म हो गया है, आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हाँ इनका बच्चा है। अब नाम क्या रखना है, वो नामकरण भी टेक्सोनोमी में आता है। ठीक है, उसके बाद उसके गुणों के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, वर्गीकरण कैसा कि इसको कहां पर रखना है। ठीक है, इस विविधता को समझने के लिए टेक्सोनोमी एंड सिस्टेमेटिक की आवश्यकता होती है। सिस्टेमेटिक क्या होता है? सिस्टेमेटिक की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। ठीक है, टेक्सोनोमी क्या होती है? उसमें 3 स्पेशलिटी होती है टेक्सोनोमी की। पहली होती है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान। ठीक है, टेक्सोनोमी में क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। ये क्या लिख दिया मैंने? टेक्सोनोमी में आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा क्या होता है? नोमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण। नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। देन उसके बाद क्या होती है तीसरी विशेषता? क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन कैसे होता है? गुणों के आधार पर। क्लासिफिकेशन जैसे कि नीट एग्जाम भी एक तरीके का क्लासिफिकेशन है। जिसकी हाईएस्ट रैंक मिलेगी उसे एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा, जिसकी कम मिलेगी उसको बीडीएस, बीएमएस, इतने आदि प्रकार के कॉलेज मिल जाएंगे। वो भी क्या होता है? क्लासिफिकेशन। इसको एग्जाम के लेवल से समझ लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन हमारा परिचय, कि ये बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, इसका नाम क्या है आदि, ये हो गया परिचय। नोमेनक्लेचर, रियल में नाम क्या है एग्जाम का, नामकरण।
देन क्लासिफिकेशन, गुणों के आधार पर क्लासिफिकेशन, फिर वर्गीकरण कर देते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गई टेक्सोनॉमी। अब सिस्टेमेटिक क्या होता है? टेक्सोनॉमी का ही एक एडवांस रूप होता है। टेक्सोनॉमी में होता है जो क्लासिफिकेशन होता है वो सिर्फ वर्गीकरण किया जाता है, लेकिन फिर सिस्टेमेटिक आई, इसको भी समझना है। सिस्टेमेटिक क्या होता है? टेक्सोनॉमी का एडवांस रूप। टेक्सोनॉमी का एडवांस रूप, ये टेक्सोनॉमी का एडवांस रूप होता है क्योंकि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन इसमें होता है। ठीक है, लेकिन क्लासिफिकेशन भी होता है, लेकिन जीवों का विकासवादी संबंध, ये तीनों के बाद जीवों का विकासवादी संबंध। विकासवादी संबंध क्या होता है कि जीव विकास कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, विकासवादी संबंध आए समझ में। सिस्टमेटिक क्या होता है? उसमें परिचय भी होगा, नामकरण भी होगा, गुणों के आधार पर वर्गीकरण भी होगा। ठीक है, लेकिन सिस्टमेटिक में क्या आ जाता है? ऐसा वर्गीकरण जो जीवों का विकासवादी संबंध निश्चित हो, यानी कि वो जीव अगली पीढ़ी बनाते हैं या नहीं, उनका विकास होता है या नहीं, वो अपना स्वयं विकास करते हैं या नहीं। ठीक है, आए इतना समझ में। ये देख लिया था हमने सिस्टमेटिक में। अब जो सिस्टमेटिक शब्द है, सबसे पहले किसने दिया था इसे, सिस्टमेटिक को? सिस्टमेटिक जो शब्द है, ये सिस्टमेटिक वर्ड सबसे पहले ये सिस्टमेटिक शब्द का सबसे पहले नाम किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने। कार्ल लिनियस ने। टेक्सोनोमी किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। ये कार्ल लिनियस ने दिया था अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में। ठीक है, इन्होंने लिखी थी ये सिस्टेमा नेचुरी। इतना हमने देख लिया था। अब देखेंगे हम नामकरण, कि नामकरण क्या होता है, नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी वैज्ञानिकों को। देख लिया हमने इतना। हमने वर्गीकीय यानी कि टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक को विस्तार से देख लिया था। आज थोड़ा सा इसका रिवीजन किया है। अब हम देखेंगे नामकरण। कि नामकरण क्या होता है, नोमेनक्लेचर। नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि पृथ्वी पर लगभग हमने देखा है 8.7 मिलियन प्रजातियां पाई जाती है। पृथ्वी बहुत बड़ी भी है, अलग अलग स्थान पर एक ही जीव को अनेक नामों से जाना जाता है, इसलिए वैज्ञानिकों को नाम रखने में भी दुविधा होती है, कंफ्यूजन होता है, भ्रम होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि हर किसी सिर्फ एक जीव का एक ही नाम रखा जाए जीव में, यानी कि एक पौधे का एक ही नाम रखा जाए वैश्विक स्तर पर। यह हो गई नामकरण प्रणाली। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है नामकरण की? क्योंकि दुनिया में लाखों प्रजातियां हैं पौधे और जंतुओं की। ठीक है, दुनिया में पौधे और जंतुओं की लाखों प्रजातियां हैं। और अनेक स्थानों पर
अनेक स्थानों पर उनकी स्थानीय भाषा में, अनेक स्थानों पर अनेक भाषा में बोला जाता है। जिससे हमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, ठीक है, जिससे भ्रम होता है ना। अब इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने तय किया कि एक यूनिवर्सल नाम रखा जाए, ठीक है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए इसी भ्रम को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने तय किया वैज्ञानिकों ने तय किया कि एक यूनिवर्सल नेम रख लेते हैं, यानी कि वैश्विक नाम, एक वैश्विक नाम यानी कि यूनिवर्सल नेम, यूनिवर्सल नेम। जैसे कि हमारे सभी के 2 या 3 नाम होते हैं, घर पे कुछ बोलते हैं, मोहल्ले में कुछ बोलते हैं, लेकिन आधार कार्ड में एक यूनिवर्सल नेम होता है। 10th की मार्कशीट में एक यूनिवर्सल नेम होता है। जो हमारी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होती है, वही हमारी रियल डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है। जो हमारे आधार कार्ड में नाम होता है, वही हमारा रियल नाम माना जाता है, यानी कि हमारा भी एक यूनिवर्सल नाम होता है। देन घर पे हमारा नाम अलग अलग होता है। इसीलिए जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं आम को। अब आम को इंग्लिश में हम मैंगो बोलते हैं, ठीक है। देन इसे ही हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, आम्र बोलते हैं। जिससे क्या होता है, भ्रम उत्पन्न होता है। अब हर जगह हिंदी भी नहीं चलती है, तो हर जगह इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं और हर जगह संस्कृत भी नहीं बोलते हैं। देन और अनेक भाषाओं में, जैसे मराठी भाषा में इसे कुछ और भी बोलते होंगे, इसे गुजराती में कुछ और बोलते होंगे, इसे कन्नड़ भाषा में कुछ और बोलते होंगे, उड़िया में कुछ और बोलते होंगे, पता नहीं क्या बोलते हैं। हिंदी में पता है आम बोलते हैं, इंग्लिश में पता है मैंगो बोलते हैं, संस्कृत में आम्र बोलते हैं। जिससे लोगों को भय या भ्रम उत्पन्न होता है, कंफ्यूजन होता है कि वास्तविक रूप में चाहिए क्या इंसान को। इसलिए वैज्ञानिकों ने तय किया कि इस आम का भी एक यूनिवर्सल नाम रख देते हैं, ठीक है। अब वैज्ञानिक जो नामकरण प्रणाली होती है, ये तो हो गया कि नामकरण क्यों रखा गया, क्योंकि हर स्थानों पर एक ही जीव को अलग अलग नाम से बोलते हैं, अपनी अपनी स्थानीय भाषा के अनुसार। इससे भ्रम उत्पन्न होता है और कंफ्यूजन होता है कि क्या चाहिए और क्या बोल रहे हैं। अब नामकरण जो प्रणाली होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये 2 प्रकार से, इसके भी 2 नियम होते हैं नामकरण प्रणाली के। कौन से होते हैं, ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नेम, ठीक है। अब नामकरण जो प्रणाली होती है, नामकरण प्रणाली, ये क्या कहलाती है, नोमेनक्लेचर कहलाती है। नोमेनक्लेचर कहलाती है, ठीक है। ये जो नोमेनक्लेचर प्रणाली होती है, इसके भी 2 नियम होते हैं, ठीक है। 2 नियम होते हैं। कौन से होते हैं, पहला नियम होता है ICBN। ICBN वैज्ञानिक नाम रखने के लिए भी, ICBN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल से पता चल ही गया होगा, ये पौधों के लिए होता है, पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, ठीक है। जैसे कि आम का उदाहरण ले लेते हैं। आम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैंगो, हिंदी में आम बोलते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। ये यूनिवर्सल नेम है आम का। कोई पूछे कि आम का असली नाम क्या है, तो बता देना मैंगीफेरा इंडिका, वैश्विक तौर पर, ठीक है। जैसे कि अब दूसरा नियम क्या होता है, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेम।
वो किनके लिए? जीव जंतुओं के लिए। ICZN, ये क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेम, ये किसके लिए होता है? जीव जंतुओं के लिए। एग्जाम्पल में क्या लेंगे? मनुष्य। जैसे कि पौधों के भी अनेक नाम से जाने जाते हैं। हम बिल्ली को कैट बोलते हैं, कुछ और भाषा में कुछ और भी बोला जाता है। मराठी में बिल्ली को कुछ और बोलते होंगे, गुजराती में बिल्ली को कुछ और बोलते हैं, कुत्ते को हम डॉग बोलते हैं, वैसे ही किसी और भाषा में उसे कुछ और बोला जाता है। लेकिन जीव जंतुओं का भी एक यूनिवर्सल नेम तय कर दिया है कि हर देश में ये इसका यूनिवर्सल नेम है और इसे इसी नाम से जाना जाएगा, और हम पहचान लेंगे कि इसका ये नाम है यूनिवर्सल, ठीक है। तो जैसे कि मनुष्य को क्या है? होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ठीक है। शेर का देख लेते हैं, यानी कि सिंह का। सिंह का क्या होता है? पैंथेरा लियो। बाघ का देख लेते हैं, बाघ बिल्ली की प्रजाति का है। बाघ का क्या होता है? पैंथेरा टिग्रिस, या फिर टाइग्रिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। पैंथेरा टिग्रिस, ये हो गए इनके जूलॉजिकल नेम, यानी कि साइंटिफिक नेम इनके, ठीक है। वैज्ञानिक नाम। नामकरण प्रणाली क्या होती है कि एक ही जीव को, एक ही पौधे को, एक ही जीव जंतु को, किसी एक जीव को वैश्विक स्तर पर एक नाम देना, ये हो गई नामकरण प्रणाली। इसके दो नियम होते हैं, नियम पर आधारित होती है। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नेम, ये पौधों के लिए होता है कि पौधों के लिए हम क्या नाम देंगे, और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेम, इसमें क्या होता है? जंतुओं के लिए एक वैज्ञानिक वैश्विक स्तर पर नाम देना, ठीक है। क्या होमोसेपियन, जिससे क्या बोल, मनुष्य को हमने क्या नाम दिया है? साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस। सिंह को यानी कि शेर को दिया है हमने पैंथेरा लियो, और बाघ को दिया है पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। तो ये दो नियम पर आधारित होती है नामकरण प्रणाली। अब जो द्विनामी पद्धति होती है, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वो क्या होता है? ये क्या कार्ल लिनियस ने ही दिया था। पुस्तक कौन सी थी? 1753 में पुस्तक दी थी उसने, स्पेसिस प्लेंटेरम, ठीक है। तो ये नामकरण जो होता है किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने। अब इसकी विशेषता क्या होती है? प्रत्येक जीवों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसको मिटाना होगा। ये तो हो गए हमारी नामकरण प्रणाली के दो नियम। अब जो द्विनामी नामकरण पद्धति होती है वो क्या होती है, वो भी देखते हैं कि द्विनामी नामकरण पद्धति। द्विनामी नामकरण पद्धति होता क्या है? कुछ नहीं, वैज्ञानिक नाम को दो शब्दों में बांटा गया। पहला शब्द होता है वंश, दूसरा शब्द होता है वैज्ञानिक नाम के लिए जाति, ठीक है। द्विनामी यानी कि बायनोमियल, ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। दिया था किसने? इसके संस्थापक कौन है?
संस्थापक कौन है इसके? कार्ल लिनियस। दिया क्यों है? नामकरण क्या होता है? एक ही जीव को वैश्विक स्तर पर एक नाम देना, नामकरण हो गया। अब जो द्विनामी नामकरण पद्धति है, संस्थापक कौन है इसकी? कार्ल लिनियस। 1753 में उन्होंने उनकी पुस्तक लिखी थी, स्पीसीज ऑफ प्लैंटेरम। स्पीशीज ऑफ प्लैंटेरम। प्लैंटेरम, इसमें उन्होंने दिया है कि नामकरण जो पद्धति होती है वो द्विनामी होती है, यानी कि विशेषताएं क्या होती है कि प्रत्येक जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है, क्या दिया है इस पुस्तक में उन्होंने कि प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों पर आधारित होगा। दो शब्दों से बनता है। कैसे बनता है? पहले तो उसका वंश होता है कि ये किस वंश का है, और दूसरा जाति कि ये किस जाति का है। ठीक है, जैसे कि हमेशा जो वंश होगा, वंश का जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। इसका जो पहला अक्षर होगा, इसका पहला अक्षर हमेशा बड़े अक्षर में लिखा जाएगा, यानी कि कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और जाति का जो पहला अक्षर है वो हमेशा, यानी कि पहला जो शब्द है, वंश आ गया पहला शब्द, ये कैपिटल लेटर में लिखाएगा। और इसका ये जो दूसरा शब्द है, जाति दूसरे शब्द में आ गई, दूसरे शब्द का पहला अक्षर जो होगा ये हमेशा स्मॉल लेटर में लिखाएगा, यानी कि छोटे अक्षर में लिखाएगा। समझ में अभी आ जाएगा, छोटे अक्षर में लिखाएगा। ठीक है, कैसे? मनुष्य का उदाहरण ले लेते हैं, आया समझ में? मनुष्य का वंश कौन सा है? होमो। होमो तो क्या हो गया? इसका वंश हो गया। अब जाति कौन सी है? सेपियंस। होमो सेपियंस। ये जो सेपियंस है, सेपियंस में एस लिखा है, ये क्या है? स्मॉल लेटर। और होमो में एच लिखा है, वो क्या है? कैपिटल लेटर। इसका नियम क्या कहता है? द्विनामकरण पद्धति क्या कहती है कि जो वैज्ञानिक नाम होता है जीवों का वो दो शब्दों से बनता है। पहला तो हो गया वंश और दूसरा हो गया जाति। वंश का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, देन जाति का जो पहला अक्षर है वो क्या होगा? स्मॉल लेटर में। होमो सेपियंस, सेपियंस क्या है? जाति है। ठीक है, आया समझ में? ये कैपिटल पे है, ये स्मॉल में है। अब देखते हैं शेर का, यानी कि सिंह का। अब सिंह का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पैंथेरा लियो। इसमें भी देखना, ध्यान देना। पैंथेरा में मैंने पी कैपिटल लिखा है, देन लियो में एल स्मॉल लिखा है। फिर बाघ में क्या है? पैंथेरा में भी पी कैपिटल लिखा है, देन टिग्रिस का जो टी होता है वो किसमें लिखा है? स्मॉल लेटर में। आया समझ में? यही द्विनामकरण जो पद्धति होती है, इसकी ये विशेषता होती है, इसकी स्पेशलिटी होती है, यानी कि वैज्ञानिक नाम को, जीव का जो वैज्ञानिक नाम होगा, चाहे पौधे का हो या फिर किसी जंतु का हो। पौधे का भी लिख सकते हैं, जैसे कि आम का है मैंगीफेरा इंडिका। आम का क्या नाम है? मैंगीफेरा इंडिका। एम मैंने साइलेंटली वो कैपिटल लिखा है, मैंगीफेरा इंडिका। इंडिका में आई जो है
इंडिका। इंडिका में आई है स्मॉल लिखा है। नारियल का कोकस न्यूसीफेरा, नारियल का नाम क्या है साइंटिफिक नेम? कोकस न्यूसीफेरा। कोकस में सी कैपिटल लिखा है, न्यूसीफेरा में एन में स्मॉल लिख देती हूँ। ये हो गई। कोकस इसका वंश होगा नारियल का, न्यूसीफेरा इसकी जाति होगी। मैंगीफेरा आम का वंश है, इंडिका इसकी जाति है। ठीक है। मनुष्य में होमो वंश है, स्पीसीज जाति है, सो सेपियंस जाति है। पैंथेरा सी में पैंथेरा इसका वंश है दोनों का। लियो जाति है, टिग्रिस जाति है, इसलिए दोनों की प्रजातियां अलग अलग हो गई, लेकिन वंश दोनों का पैंथेरा है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी नामकरण प्रणाली। कल हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी है, क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है।